हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीतू कारोलिया। बीसीसी सागर में आप सभी का स्वागत है। हमने अपने लास्ट लेक्चर में बात की थी फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 12 से 18 के बारे में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे राइट टू फ्रीडम, जो हमारा आर्टिकल 19 to 22 है। स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करेंगे और उसके साथ ही आज हम कुछ जजमेंट, केसेस और संविधान के जो भी एक्ट्स हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो आप नोट्स के हिसाब से इनको मेंशन करते जाइएगा। चलिए बात करते हैं आर्टिकल 19 के बारे में। आर्टिकल 19 को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पार्ट 1 जो होगा वो इसमें उल्लिखित स्वतंत्रताओं के बारे में बात करेगा, जो स्वतंत्रताएं इसमें दी गई हैं, और जो पार्ट 2 होगा वो इन स्वतंत्रताओं पर लगने वाले प्रतिबंध के बारे में बात करेगा। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी, पहले आर्टिकल 19 में उल्लिखित स्वतंत्रताओं की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति अर्जित करने के अधिकार को अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है और उसको इसमें से हटा दिया गया है। तो अब जो स्वतंत्रताएं हैं वो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आर्टिकल 19 में दी गई हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है कि आपको बोलने की और अपनी विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। जैसे मैं आपके सामने बोल रही हूँ तो यह फ्रीडम ऑफ द स्पीच है, भाषण देने की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करूँ तो यह थोड़ा व्यापक शब्द है। इसमें बोलने के साथ साथ आप अपने विचारों को पेंटिंग के थ्रू या कार्टून बनाकर या न्यूज़पेपर में अपने आर्टिकल्स देकर या गाकर अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं। अभिव्यक्ति शब्द का उल्लेख करें तो इनका कहाँ कहाँ उल्लेख किया गया है, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि जो अभिव्यक्ति शब्द है उसका कहाँ उल्लेख किया गया है। तो फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ हमारी जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसमें भी अभिव्यक्ति का उल्लेख किया गया है। हमारी जो दूसरी स्वतंत्रता है वो कहती है कि सदन की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ असेंबली। सदन की स्वतंत्रता का मतलब है आप शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियारों के कहीं भी एकत्रित होकर अपनी जो मीटिंग है या सदन है उसको कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ असेंबली जो है, तो कई बार ये लोगों का कहना होता है कि जो सिख होते हैं, सिख धर्म के लोग, वो अपने साथ कृपाण या कटार लेकर चलते हैं, तो ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी आर्टिकल 25 है जो हमारा, वो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के हिसाब से आचरण करने का अधिकार है। तो जो सिख अपने साथ कृपाण या कटार लेकर चलते हैं वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है, बल्कि उनके धर्म का आचरण है। अगली जो स्वतंत्रता है वो कहती है संघ की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब है कि आपको जो है संघ बनाने की स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। यदि कुछ व्यक्ति मिलकर संघ का निर्माण करना चाहें तो आर्टिकल 19 उनको ये स्वतंत्रता देती है। इसके साथ ही संघ की स्वतंत्रता में 97वां संविधान संशोधन के द्वारा जो सहकारी समितियां हैं उनकी निर्माण करने की भी स्वतंत्रता दी गई है। अगली जो स्वतंत्रता है वो कहती है आंदोलन की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का मतलब है कि शांतिपूर्ण तरीके से आप कहीं भी आंदोलन कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति सरकार की किसी नीति या किसी निर्णय से असंतुष्ट है या असहमत है तो वह शांतिपूर्ण तरीके से कहीं भी आंदोलन कर सकते हैं। ऐसा आर्टिकल 19 में उनको स्वतंत्रता दी गई है। निवास की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस। निवास की स्वतंत्रता का मतलब है कि भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में निवास करने की स्वतंत्रता रखता है। जैसे कोई मध्य प्रदेश का निवासी है, वह मध्य प्रदेश के अलावा किसी अन्य राज्य में निवास करना चाहे तो उसको स्वतंत्रता है कि वह व्यक्ति वहाँ निवास कर सकता है। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन। यह स्वतंत्रता कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद का व्यापार और व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है। उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध या बाध्य नहीं होगा, वह अपनी स्वेच्छा से कोई भी व्यापार चुन सकता है। अब हम बात करें प्रतिबंधों की, वो कौन कौन से कारण हैं जिनके द्वारा इन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो यदि इन स्वतंत्रताओं का पालन करते समय इनके द्वारा भारत की एकता और अखंडता पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या भारत की एकता पर हानि होती है किसी भी तरह की, तो आपकी इन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ऐसा आर्टिकल 19 में कहा गया है। दूसरा कारण, यदि आप न्यायपालिका की अवमानना करते हैं
न्यायपालिका की अवमानना करने पर भी आपकी स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे इंटरनेट यूज करना आपकी स्वतंत्रता है, आपका मौलिक अधिकार है कि आप वह जो है इंटरनेट यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका उपयोग यदि आप हिंसा भड़काने या जो शांति व्यवस्था है उसको भंग करने में करते हैं तो आपका जो इंटरनेट है वो बंद कर दिया जाता है। जम्मू कश्मीर में अक्सर देखने को मिलता है कि वहाँ जो इंटरनेट सेवा है वह बंद रहती है। तो उसका कारण यही है कि उसका उपयोग जो है गलत तरीके से किया जा रहा है। और इसके अलावा यदि आप वह कौन से कारण हैं जिनके द्वारा स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगता है, तो यदि आपकी इन स्वतंत्रताओं के कारण भारत के किसी अन्य देश के साथ संबंध जो है बिगड़ते हैं या खराब होते हैं, आप अपने भाषण के द्वारा या आंदोलन के द्वारा ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं जिसके द्वारा उसका प्रभाव जो है किसी अन्य देश की साथ संबंधों पर पड़ता है, तो आपकी इन स्वतंत्रताओं पर जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ऐसा आर्टिकल 19 कहता है। मैंने यहाँ पे एक और पॉइंट मेंशन किया है कि जब अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 स्वयं निलंबित रहता है। यहाँ आपको दो बात जानने को मिलेंगी कि अनुच्छेद 352 जो है आपातकाल से संबंधित है, और दूसरी बात जो है कि जब देश में आपातकाल लगता है उस समय आर्टिकल 19 जो है स्वयं निलंबित हो जाता है। चलिए अगले आर्टिकल की बात करते हैं। तो आर्टिकल 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यदि कोई व्यक्ति है जो अपराध करता है तो उसके दोष जो सिद्ध करने में उसको किस प्रकार से संरक्षण दिया जा सकता है, तो इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। वो कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं जो किसी व्यक्ति को दी जाती हैं? तो किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। आर्टिकल 20 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको उस अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा दी जाएगी। मई 1991 का मामला है राजीव गांधी की हत्या के समय जब अपराधियों को गिरफ्तार किया गया तो ट्रायल रूम ने उन्हें फांसी की सजा दी। फिर उन्होंने उस फांसी की सजा के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में अपील की। मद्रास हाईकोर्ट ने भी उस सजा को बरकरार रखा। उसके बाद वो जो अपराधी हैं वो क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील करते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी 1998 में उसकी जो फांसी की सजा है उसको बरकरार रखती है। फिर वो क्या करते हैं कि जो राष्ट्रपति हैं अनुच्छेद 72 आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका डालते हैं। आप लोग याद रखिएगा 72 जो है आर्टिकल हमारा वो राष्ट्रपति को जो है दया याचिका की पावर देता है या शक्ति देता है। तो राष्ट्रपति जब 2004 में राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका डाली जाती है तो उसके 7 साल बाद 2011 में राष्ट्रपति उनकी फांसी की सजा को जो है माफ नहीं करते हैं, बरकरार रखते हैं। तो वो क्या करते हैं, उसके बाद फिर वो अपनी जो अपील है मद्रास हाईकोर्ट में डालते हैं फांसी की सजा को माफ करने के लिए या उसे रोकने के लिए। तो मद्रास हाईकोर्ट क्या है, उनकी जो सजा है उस पर रोक लगा देता है। मद्रास हाईकोर्ट उनकी फांसी की सजा पर रोक लगा देता है और उसका जो आधार था फांसी की सजा पर रोक लगाने का वो आर्टिकल 20 की धारा 1 थी। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। अब आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पे उनको सजा कहाँ दी गई, तो उनकी जो वकील थे उनका कहना था कि 1991 से 2011 तक लगभग 20 साल का वो जो हैं कारावास ले चुके हैं। 20 साल से वो लोग कारावास में हैं, तो एक सजा उनकी ये हो गई। और उसके अलावा उनको जो है 1994 में फांसी की सजा दे दी गई थी। तो 1994 से 2011 तक लगभग 17 साल वो लोग इस मानसिक तनाव में है कि उनको फांसी की सजा दी जाएगी। तो ये जो मानसिक तनाव है यह भी एक प्रकार की उनको सजा है। तो यह हुई दूसरी उनकी सजा। तीसरी सजा क्या होगी, यदि आप उनको फांसी देते हैं तो यह उनकी तीसरी सजा होगी। तो मद्रास हाई कोर्ट ने इन आधारों पर उनकी फांसी की सजा को रोक दिया था और अभी वो लोग कारावास में हैं। फिर आर्टिकल 20 का दूसरी धारा क्या कहती है कि अपराध करने के समय जो कानून है इसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में मिलने वाले कानून के तहत। तो इस धारा का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति जब अपराध करता है उस समय कानून में जो उस सजा का प्रावधान है, उस अपराध के लिए जो सजा का प्रावधान है
वही सज़ा उनको दी जाएगी, ना कि यदि उस सज़ा में कोई परिवर्तन किया जाता है आगे तो वह सज़ा उनको नहीं दी जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति आज से 5 साल पहले कोई अपराध करता है और उस समय जो कानून में जो सज़ा होगी वही उनको सज़ा दी जाएगी। यदि आज के समय में उस कानून में कोई परिवर्तन करके या सज़ा में कोई परिवर्तन किया जाता है तो यह परिवर्तन उनकी सज़ा पर नहीं पड़ेगा। ऐसा आर्टिकल 20 का धारा 2 कहती है। फिर धारा 3 क्या कहती है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इस धारा का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है पुलिस के द्वारा तो उस पे या मतलब उसको बाध्य नहीं किया जाएगा कि वह अपने विरुद्ध गवाही दे कि उसने यह अधिकार किया है, या पुलिस की फिजिकल या मेंटल जो उनको टॉर्चर किया जाएगा तो पुलिस उन्हें इस आधार पर टॉर्चर नहीं करेंगे कि तुम यह स्वीकार करो कि तुमने यह अपराध किया है। तो आर्टिकल 20 की धारा 3 कहती है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 की बात करें तो जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 1950 में कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जीवन जीने का अधिकार है। जीवन जीने का अधिकार का मतलब है गरिमापूर्ण जीवन जीना। अनुच्छेद 21 में ये भी कहा गया है कि वह कौन कौन से आधार हैं जिनके द्वारा गरिमापूर्ण जीवन कोई व्यक्ति जीता है। तो शिक्षा का अधिकार, स्वच्छ जल, पीने के लिए स्वच्छ जल, निवास करने के लिए मकान और एक स्वस्थ पर्यावरण, ये कुछ आधार हैं जिनके द्वारा व्यक्ति जो है गरिमापूर्ण जीवन जी सकता है। यदि हम शिक्षा की बात करें तो आर्टिकल 21A जो है प्राथमिक शिक्षा, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की बात करता है। 6 से 14 वर्ष तक के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर जो हमारे पूर्व सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज थे जिनका नाम था M.N. वेंकट चेल्लैया, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज M.N. वेंकट चेल्लैया, उनके द्वारा संविधान की समीक्षा करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। उस आयोग की सिफारिश में उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को 6 से 18 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाए। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो है 6 से 18 वर्ष की जगह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया है। इसके अलावा जब हम बात करें एक स्वस्थ पर्यावरण की, तो MC मेहता जो थे उन्होंने अपने जो सुप्रीम कोर्ट में वाद या केस दायर किया था और एक जो है स्वस्थ पर्यावरण के लिए अपील की थी। जैसे गंगा प्रदूषण या दिल्ली में जो भी ये पॉल्यूशन होता है उसका, या नर्मदा नदी के द्वारा ताजमहल पर जो भी प्रभाव पड़ रहा है, ये सब जो है आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। यदि आप एक प्रदूषित वातावरण में रह रहे हैं तो यह आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि आर्टिकल 21 आपको एक स्वस्थ पर्यावरण के बारे में बात करता है। इसके अलावा भी यदि हम बात करें तो आपको एक स्वस्थ पर्यावरण, खाने के लिए एक पौष्टिक आहार और शिक्षा जो मैंने आपको बताई, ये कुछ आधार हैं जो आर्टिकल 21 इनके बारे में आपसे बात करता है। अनुच्छेद 22 की बात करें तो कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण। अनुच्छेद 22 जो है गिरफ्तार किया गया व्यक्ति, उसके कुछ अधिकार जो हैं उनके बारे में बात करता है। वो कौन कौन से अधिकार हैं? तो 22 की धारा 1 कहती है कि हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस के द्वारा उसे वह कारण बताने होंगे जिनके आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है। धारा 2 की बात करें तो वह कहता है कि 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। यह धारा कहती है कि कोई भी व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया है उसे यात्रा का समय हटाकर 24 घंटे के अंतर्गत दंडाधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए, यह उसका मौलिक अधिकार है। और धारा 3 कहती है कि उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है। कोई व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया है उसका यह मौलिक अधिकार है कि वह अपनी पसंद का वकील
या एडवोकेट जो है अपनी पसंद का चयन करे। उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा कि आपको इन वकील को ही जो है चुनना होगा अपने केस के लिए। वह जिस भी वकील को चाहे अपने लिए चुन सकता है, यह उसके मौलिक अधिकार है। तो आर्टिकल 22 में भी इन 3 तरीके के अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। पॉसिबल होगा तो मैं उनकी आपको जवाब भी लिखकर दूंगी। थैंक यू।